नमस्कार दोस्तों, मैं अनुरंग सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय का अध्याय 1, जिसका नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। और आज के इस भाग में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माना जाता है, क्योंकि इस सभ्यता की खोज के बाद भारत का इतिहास लगभग पूरी तरह से बदल गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ये सभ्यता जो है ये मुख्य रूप से नगरीय सभ्यता मानी जाती है। एक नगरीय सभ्यता है ये, और इसके अलावा इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता ये नगरीय और कांस्य युगीन सभ्यता है। नगरीय सभ्यता क्यों है? क्योंकि हमें भारतीय इतिहास में पहली बार नगरों को देखने को मिलता है कि इस सभ्यता में पहली बार नगर हमारे सामने आते हैं। और कांस्य युगीन सभ्यता क्यों है? क्योंकि पहली बार ये कांस्य धातु का प्रयोग इसके निवासी कर रहे होते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ये वो क्षण है भारतीय इतिहास में, इसकी खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, जिस क्षण 1924 की बात है, 1924 में जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल ने इसकी जब उद्घोषणा की, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की उद्घोषणा की, तो उसी क्षण भारत का जो इतिहास था वो एक झटके में लगभग 2500 वर्ष पीछे चला गया था। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले हम ये मानते थे कि जो भारत का इतिहास है वो 600 ईसा पूर्व से शुरू होता है, परंतु इसकी खोज के बाद भारत का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पीछे चला गया और 3000 ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत मानी जाने लगी। तो भारत के इतिहास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके कुछ प्रमुख बिंदु यहाँ देख लेते हैं, कौन कौन से बिंदुओं का अध्ययन करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे सभ्यता की खोज की कहानी, कि सभ्यता की खोज किस तरह से हुई। ये लगभग सभ्यता 1826 से शुरू होकर 1924 का जो कालखंड है उसकी बात हम करेंगे। लगभग 100 वर्षों का इतिहास है सभ्यता की खोज की कहानी का। उसके बाद हम बात करेंगे इसके नामकरण की, कि सभ्यता का नामकरण क्या है, आखिर सभ्यता कौन से सही नाम से जानी जा सकती है। कैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, क्या इसे हम हड़प्पा सभ्यता बोलें या इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता बोलें, किस नाम से ये सभ्यता जानी जानी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे कालक्रम की, कि सभ्यता कितने वर्षों तक जीवित रही, सभ्यता का कालक्रम कितना लंबा है। इसके बाद बात करेंगे इसके विभिन्न चरणों की, इसके विभिन्न चरण, इसके 3 प्रमुख चरणों की बात हम करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे प्राक हड़प्पा युग की, हम बात करेंगे परिपक्व हड़प्पा युग की, और हम बात करेंगे इसके अलावा उत्तर हड़प्पा काल की। इसके बाद बात करेंगे इसके भौगोलिक विस्तार की, कि सभ्यता कहाँ कहाँ फैली हुई थी, भारत के कौन से राज्यों में फैली हुई थी, और पूरे विश्व के भारतीय उपमहाद्वीप के कौन कौन से देशों में सभ्यता फैली हुई थी, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा इसमें हम बात करेंगे इसकी स्थापत्य कला के बारे में, और बात करेंगे इसकी कला, जिसमें हम मूर्ति कला और चित्रकला के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा सिंधु लिपि के ऊपर भी हम बात करेंगे, और सिंधु लिपि में कितनी खोज हो चुकी है आज तक इस लिपि को पढ़ा गया है अथवा नहीं पढ़ा गया, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा सिंधु सभ्यता और उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें इसकी आर्थिक उपलब्धियाँ, विशेषकर इसकी विदेशी व्यापार पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अपने विदेशी व्यापार के लिए इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जानी जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके सामाजिक जीवन की, और बात करेंगे इसके राजनीतिक व्यवस्था की। तो इन सब बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सभ्यता की खोज। सभ्यता की खोज दोस्तों 1826 ईस्वी में शुरू हुई है इसकी, जब चार्ल्स मैसन नाम के एक व्यक्ति पहली बार हड़प्पा पहुंचे। उन्होंने हड़प्पा पहुंचकर वहां एक टीले का अवलोकन किया, और उन्होंने ये महसूस किया कि यहाँ कोई एक महान सभ्यता है। हालांकि वो इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए कि ये हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, लेकिन पहली बार उन्होंने हड़प्पा के टीले किया, इसलिए चार्ल्स मैसन का नाम सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की कहानी में सबसे पहले आता है। इसके बाद वर्ष आता है 1831 का। इसमें अलेक्जेंडर बर्न्स नाम के व्यक्ति ने एक बार फिर हड़प्पा की यात्रा की, और उन्होंने पहली बार इस तथ्य का उद्घाटन किया कि यहाँ पर पक्की ईंटों का उपयोग हुआ था, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस सभ्यता की इस स्थल की काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है, क्योंकि यहाँ की काफ़ी ईंटें चोरी कर ली गई हैं। इसके बाद वर्ष आता है 1850 ईस्वी का। 1850 ईस्वी ये वो दशक है जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में और भारतीय उपमहाद्वीप में अपने पांव पसार रही थी, और इस 1850 के दशक में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को अपने अधिकार में कर लिया था, और पंजाब पर अधिकार करने के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ रेलवे लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ किया था। और रेलवे लाइन ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है सिंधु घाटी सभ्यता का, क्योंकि पंजाब के अंदर लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था, कराची तक। उसी दौरान
इस सभ्यता की मुख्य रूप से खोज मानी जाती है। लाहौर से कराची तक जो रेलवे लाइन बिछाने का कार्य जब चल रहा था, तो जो वहाँ के इंजीनियर्स थे, उन्होंने पास ही एक टीले, जिसको हड़प्पा का जो टीला था, पास ही एक टीले से वहाँ ईंटें निकाली ताकि वो इस रेलवे ट्रैक पर बिछा सकें। और इस बात की जानकारी जब दो भाई हैं बर्टन बंधु, उन्होंने इस बात की जानकारी सरकार को दी, लेकिन सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया, तो ये एक तरह से उस सभ्यता की खोज उस समय नहीं हो पाई है। फिर वर्ष आता 1853 ईस्वी का, जब अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हालांकि वो इसकी खोज करने में वो असफल रहते हैं, परंतु इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वो एक पुरातत्व जिज्ञासु बनकर यहाँ आते हैं और वो हड़प्पा की यात्रा वो भी करते हैं, और उन्हें यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सील मिलती है। वृषभ की आकृति की एक मोहर उन्हें प्राप्त होती है, जो बहुत ही प्रसिद्ध मोहर है सिंधु घाटी सभ्यता की। लेकिन वो इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते कि ये भारतीय है, वो इसे विदेशी मूल का मानने की भूल करते हैं और इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। तो इस प्रकार अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ असफल रहते हैं 1853 में। फिर एक बार फिर 1872 ईस्वी में कनिंघम एक बार फिर आते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है 1861 ईस्वी में, और कनिंघम इसके महानिदेशक बनकर भारत आते हैं। एएसआई के प्रथम महानिदेशक कौन थे? कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो एएसआई के प्रथम महानिदेशक माने जाते हैं। तो 1872 ईस्वी में वो पुनः हड़प्पा की अवलोकन करने आते हैं, और उन्होंने यहाँ काफ़ी बड़ा सर्वेक्षण वो यहाँ करते हैं। और इस सर्वेक्षण में उन्हें बहुत ही पूरा सामग्री प्राप्त होती है, जिसमें उन्हें कई प्रकार की मोहरें, मृदभांड और पाषाण के औजार प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ फिर वो एक गलती करते हैं, वो इसकी ऐतिहासिकता सिद्ध करने में असमर्थ हो जाते हैं, और वो ये नहीं जान पाते कि ये कोई एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष है। इसके बाद वर्ष आता है 1904 ईस्वी का। 1904 ईस्वी में जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष महानिदेशक बनकर आते हैं, और जॉन मार्शल पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बड़ी गंभीरता से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की तरफ ध्यान दिया, और वो हीरानंद शास्त्री से हड़प्पा के उत्खनन का कार्य करवाते हैं। लेकिन हीरानंद शास्त्री भी हड़प्पा के कुछ ऐतिहासिक महत्व को नहीं समझ पाते हैं। और फिर उसके बाद वर्ष आता है 1920 का, जो सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है। 1920 ईस्वी का जो वर्ष है वो सभ्यता की खोज में सबसे महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि इसी वर्ष में जॉन मार्शल द्वारा हड़प्पा के उत्खनन का कार्य दो प्रसिद्ध व्यक्तियों को दिया जाता है। एक तो है दयाराम साहनी और दूसरे हैं राखाल दास बनर्जी। 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा का उत्खनन करते हैं, और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन करते हैं? राखाल दास बनर्जी। और इस प्रकार सभ्यता की खोज होती है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया है, और 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो का उत्खनन करते हैं। और फिर 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल द इलस्ट्रेटेड जर्नल नामक मैगजीन के अंदर इस सभ्यता की खोज की औपचारिक घोषणा करते हैं, और इस प्रकार पूरी दुनिया के सामने एक नई सभ्यता निकल के सामने आती है, जो भारतीय इतिहास को लगभग 2500 वर्ष पीछे लेकर चली जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सभ्यता की जो खोज की कहानी है, पूरे 100 वर्षों का एक इतिहास है इसमें, और ये एक बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत शानदार कहानी है। और इसके अलावा उत्खननकर्ताओं के साहस की ये कहानी है, और ये पूरे 100 वर्ष लगते हैं सभ्यता के खोज होने में। और जैसे सभ्यता की खोज होती है 19 क्षण, तो वो क्षण जो है वो भारत के लिए गौरवशाली क्षण होता है। आगे बढ़ें, अब बात करें सभ्यता के नामकरण की, कि आखिर सभ्यता को कई नाम दिए गए हैं। मुख्य रूप से इस सभ्यता को 3 नाम दिए गए हैं: हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो कौन सा जो नाम है वो सही है? सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता इसे क्यों कहते हैं। सभ्यता के जो अधिकांश स्थल हैं, जो प्रारंभिक स्थल खोजे गए थे, वो अधिकांश वो कहाँ मिलते हैं? वो हमें सिंधु नदी की घाटी में मिलते हैं, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। प्रारंभिक स्थल सिंधु घाटी में मिलते हैं इसीलिए, और जॉन मार्शल भी इसे सिंधु घाटी सभ्यता ही नाम देते हैं। बात करें सिंधु सरस्वती सभ्यता इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सभ्यता के जो बाद में खोजे गए अधिकांश स्थल है, आज तक जितने भी स्थल इसके खोजे गए हैं, वो अधिकतर स्थल जो हैं वो सिंधु और सरस्वती नदी घाटियों के बीच हमें मिलते हैं, इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी हम कहते हैं। अब बात करें हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहेंगे? क्योंकि पुरातत्व विज्ञान में ये परंपरा होती है कि जो किसी भी सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा जाता है, उसी स्थल के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण किया जाता है, इसीलिए उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे कोर्स में सिंधु घाटी सभ्यता इसे नाम दिया गया है, तो परीक्षा में अगर आपके पास प्रश्न आता है तो आपको यही उत्तर लिखना है, सिंधु घाटी सभ्यता ही इसका सही नाम है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सभ्यता के कालक्रम की,
कालक्रम का मतलब होता है ये सभ्यता कितने वर्षों तक जीवित रही, कितने वर्षों तक ये सभ्यता जीवित रही, इसको कहते हैं कालक्रम। लेकिन इस बात को लेकर भी इतिहासकारों में और पुरातत्व विदों में एक मत नहीं है। अलग अलग विद्वानों के कुछ मत हैं जो यहाँ हम देख सकते हैं। जॉन मार्शल, जिन्होंने इस सभ्यता की खोज का जिन्हें श्रेय जाता है, वो मानते हैं कि 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व इसका कालक्रम है। जबकि अर्नेस्ट मेके मानते हैं कि 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम माना जाता है। वहीं माधव स्वरूप वस्त का मानना है कि 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता का कालक्रम मानते हैं। मार्टिमर व्हीलर मानते हैं 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम है। लेकिन जो सबसे, ये अलग अलग विद्वानों के मत हैं, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध मत है वो है रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति से निकाला गया कालक्रम। वो है 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, और यही कालक्रम सर्वमान्य माना जाता है। तो अगर परीक्षा में आपके पास प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है, तो आपको उत्तर में लिखना है रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति से जो कालक्रम निकाला गया है 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व, वही कालक्रम इसका सर्वमान्य है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सभ्यता के 3 क्रमिक चरणों की। दोस्तों, कोई भी सभ्यता जो होती है वो अचानक उत्पन्न नहीं होती है या एक दिन में नहीं बनती, उसे एक लंबा टाइम लगता है। उसी प्रकार किसी सभ्यता का जो अंत होता है वो भी अचानक नहीं होता है, वो एक लंबा क्रमिक चरण पूरा करती है। तो वही सिंधु घाटी सभ्यता के साथ भी है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो एकदम हम पढ़ते हैं परिपक्व काल, वो ऐसे नहीं है। इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा काल, यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण प्रारंभ हुआ। परिपक्व हड़प्पा काल, यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से अपने लक्षणों के साथ हमारे सामने आती है। फिर है उत्तर हड़प्पा काल, यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक हड़प्पा काल की। बात करें तो इसे हम प्राक हड़प्पा काल भी कहते हैं। तो इसका जो कालक्रम है वो है 3200 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम माना जाता है। यानी ये वो समय है जब सिंधु घाटी सभ्यता में गांवों से नगरों का विकास शुरू हुआ। छोटे छोटे गांव जो थे वो धीरे धीरे नगरीकरण की ओर बढ़ने लगे, उनमें नगरों के लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं। तो ये वो काल है प्रारंभिक हड़प्पा का काल। और इसके जो प्रमुख स्थल हैं वो हैं मेहरगढ़, आमरी, कालीबंगा, बनावली, कोटदीजी, राखीगढ़ी, धोलावीरा आदि इसके प्रमुख स्थल माने जाते हैं, जो कि प्राक हड़प्पा कालीन स्थल हैं। इसके बाद बात करें परिपक्व हड़प्पा काल की, तो इसका जो कालक्रम है वो माना जाता है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। और ये इस काल में हमें पूर्ण रूप से सभ्यता के विकास दिखाई देता है और बड़े बड़े नगरों का विकास शुरू हो जाता है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, ऐसे बड़े नगर हमारे सामने आते हैं और पूरी तरह से सभ्यता के लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं नगरीय सभ्यता के। इसके जो प्रमुख स्थल हैं उनकी बात करें, वैसे बहुत से स्थल हो सकते हैं, लेकिन कुछ स्थल यहाँ देख सकते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चन्हुदड़ो आदि को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं उत्तर हड़प्पा काल की। ये इसका जो कालक्रम है 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व माना जाता है। और ये वो समय है उत्तर हड़प्पा काल जब धीरे धीरे सभ्यता का पतन शुरू हो जाता है और जो गांव शहर जो हैं वो नष्ट होने लगते हैं और गांव के लोग जो हैं गांव की ओर पलायन करने लगते हैं। विशेषकर सभ्यता के जो लोग थे वो पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत की ओर पलायन करने लग जाते हैं। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का पतन ही इस सभ्यता का पतन माना जाता है। इसके जो प्रमुख स्थल हैं वो है दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बेट द्वारका जो गुजरात में है, ये इसके प्रमुख स्थल माने जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि सभ्यता का क्रमिक चरण किस तरह से है, सभ्यता किस तरह से शुरू हुई, नगरों का विकास किस तरह शुरू हुआ, फिर नगर पूरी तरह से निर्मित किस तरह से हुए और अंत में नगरों का पतन किस तरह से हुआ, वो हमने देखा। अब बात करते हैं सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की। सभ्यता के भौगोलिक विस्तार का अर्थ है ये सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ कहाँ फैली हुई थी। बात करें तो ये सभ्यता जो थी भारतीय उपमहाद्वीप के 3 प्रमुख देशों में फैली हुई थी, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये सभ्यता फैली हुई थी और एक त्रिभुजाकार आकृति में सभ्यता हम यहाँ देख सकते हैं। ये सभ्यता के जो स्थल है आपको यहाँ दिखाई देंगे। क्षेत्रफल लगभग इस सभ्यता का जो क्षेत्रफल था लगभग 13 लाख वर्ग किमी क्षेत्र है। और ये सभ्यता उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कितनी फैली थी और यहाँ हमने आपको दिखा रखा। यहाँ उत्तर की बात करें केवल भारत में देखें तो उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहाँ से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ तक 1400 किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई थी। जबकि पूर्व से पश्चिम की बात करें तो ये पूर्व में पाकिस्तान के अंदर सुदकागेंडोर जो कि बलूचिस्तान में स्थित है, वहाँ से लेकर भारत के आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक ये सभ्यता 1600 किलोमीटर में फैली हुई थी। तो इस प्रकार ये सभ्यता एक बहुत ही विशाल सभ्यता थी जो त्रिभुजाकार आकृति में फैली है और 3 प्रमुख देशों में ये फैली हुई है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब इस सभ्यता के कुल कितने स्थल खोजे गए देखते हैं। लगभग 1400 स्थल आज तक इस सभ्यता के खोजे जा चुके हैं। हालांकि अभी भी उत्खनन कार्य जारी है इसका, लेकिन अभी तक हम मान सकते हैं 1400 स्थल इस सभ्यता के खोजे जा चुके हैं।
भारत की बात करें तो भारत में इस सभ्यता के लगभग 917 स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें प्रमुख कौन कौन से हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ कालीबंगा प्रमुख स्थल है। पंजाब की बात करें तो रोपड़ और संगोल है। हरियाणा की बात करें तो राखीगढ़ी, बनवाली और मिताथल है। जब गुजरात की बात करें तो लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, सुरकोटड़ा को हम शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा रोजदी भी है, देसलपुर, प्रभास पाटन भी गुजरात में ही है। महाराष्ट्र की बात करें तो इसमें दाइमाबाद है। उत्तर प्रदेश के अंदर आलमगीरपुर जो कि मेरठ जिले में है। जम्मू कश्मीर मांडा। अब बात करें पाकिस्तान में, पाकिस्तान में इस सभ्यता के कुल 418 स्थल खोजे जा चुके हैं अभी तक, जिनमें सिंध में मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो। मोहनजोदड़ो इसका बहुत ही प्रमुख स्थल माना जाता है, सबसे बड़ा स्थल माना जाता है ये। पंजाब की बात करें तो इसमें हड़प्पा और रहमानडेरी हड़प्पा इसका पहला खोजा गया स्थल है। बलूचिस्तान की बात करें तो इसमें सूतकागिंडोर, बालाकोट और सूतकाकोह को हम शामिल कर सकते हैं। अफगानिस्तान में इसके केवल 2 स्थल खोजे जा चुके हैं आज तक, वो हैं सोर्तगोई और मुंडीगाक। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के आज के भाग में हमने ये टॉपिक पढ़े कि इसका नामकरण किस तरह से हुआ, इस सभ्यता की खोज किस तरह से हुई है, इसका कालक्रम किस तरीके का है, इसका भौगोलिक विस्तार किस तरीके का है और इसके 3 क्रमिक चरण कौन कौन से हैं। आगे की कक्षाओं में इसके आगे के भागों के हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।